हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। यानी आपका मंजिल क्या है भाई मेरे? नहीं, मंजिल है आपको कि परीक्षा में एक अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना। नहीं, और अगर उस मंजिल को आप पाना चाहते हैं तो उस मंजिल का रास्ता है पढ़ाई। दिन रात पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो ना समझ में आए हमसे पूछा करिए। एक दिन आपको वह मंजिल जो है पहुंच ही जाएंगे। आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आपका नाम आएगा सबसे नंबर 1 दर्जे में। ठीक है, तो चलेंगे मेरे शेर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सभा के साथ। शुरू करेंगे। भारती भवन, रसायन शास्त्र, क्लास है 9th के चैप्टर नंबर है 1, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि हमारे आसपास जितनी सी वस्तुएं हैं जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, भार होता है ना, जगह घेरती है, ये सब क्या हमारे पदार्थ है। और जो स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। फिर हमने पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा किया था कि पदार्थ कण के बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है, उनके बीच में आकर्षण बल होती है। इसकी चर्चा भी हुई थी। फिर हमने बताया था कि पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। तो 3 भागों में इसको बांटा था हमने। एक बार था ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने ठोस के गुणों की चर्चा हमने किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई द्रव के बारे में कि द्रव किसे कहते हैं, द्रव का क्या क्या भौतिक गुण है। इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा विशेष रूप से करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्लियर? तो हम लोग आज क्या चर्चा करेंगे? द्रव के भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? चलिए, तो द्रव यानी आप समझ रहे हैं, यानी जो तरल पदार्थ है। द्रव का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? जो तरल पदार्थ है। जैसे मान लीजिए, जैसे पानी है, तेल है, घी है, नहीं, जो तरल होती है उसको कहते हैं हम लोग द्रव। किसी एक देखिए, द्रव्य एक अलग चीज है और द्रव एक अलग चीज है। आप ऐसे लिखते होंगे द्रव्य, तो ये अलग एक मैटर है जो हमने कल चर्चा किया था इसके बारे में। और द्रव का मतलब हुआ तरल यानी पानी। क्लियर? तो इसके क्या क्या गुण हैं? तो याद रखेंगे, पहला गुण है आकार और आयतन के बारे में। तो याद रखिएगा, द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। निश्चित नहीं होते हैं यानी अनिश्चित होते हैं। मतलब क्या? नहीं समझे बात को? समझिए कि जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया तो उसका आयतन 1 लीटर है। अब उसको आप एक ग्लास में डाल दीजिए तो वो 1 लीटर पानी 1 लीटर रहेगा या 2 लीटर हो जाएगी? कम जाएगी क्या? सेम सेम 1 लीटर रहेगी। तो आयतन तो उसका सेम है लेकिन वो ग्लास जैसी अब हो गई है। कैसी दिखाई पड़ेगी आपको? क्लियर? अब चलिए, उसको आप क्या करते हैं, रख देते हैं प्लेट में। तो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा कि वो 4 लीटर हो जाएगी? 1 ही लीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसका आयतन तो निश्चित हुआ लेकिन आकार अब कैसा हो गया? प्लेट जैसा हो गया। उसको एक बाटी में रख दीजिए, कटोरी में। 1 लीटर है, 1 ही लीटर रहेगा कि अलग हो जाएगा? लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा? बाटी। तो बदल गया। यानी आकार उसका क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, बदलते रहता है। जबकि आयतन उसका क्या रहता है? समझ में आ गई बातें? चलिए, अब दूसरी बात है। दूसरा गुण इसका घनत्व है। तो देखिए, ठोस का जो घनत्व होता है ना वो ज्यादा होता है, हम लोग पढ़े थे। लेकिन जो द्रव है ना उसके घनत्व जो होते हैं, याद रखेंगे, द्रव के जो घनत्व होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। माने वजन तो होता है, घनत्व का मतलब वजन ही था। मान लीजिए, देखिए, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लीजिए, उसको आप छूते हैं, वजनदार महसूस होता है। ये क्या? उसका घनत्व है। नहीं, जैसे देखिए, ये है ना सोना। इस सोना को हम छूते हैं ना तभी हमको एहसास होता है कि ये भार है इसमें। ये इसका क्या है? घनत्व है। यानी प्रति इकाई का जो वजन होगा वो उसका घनत्व है। तो ठोस में तो ज्यादा होता है घनत्व, ये तो हम जान गए। लेकिन द्रव में भी घनत्व होता है लेकिन ठोस से थोड़ा सा कम। यानी आप पानी को भोजन करिएगा तब। अब समझिए दूसरी भाषा में,
एक मतलब कमंडल लीजिए, उतने बड़ा एक और कमंडल लीजिए, यानी 2 गो कमंडल एक जैसा लीजिए। कमंडल समझ रहे हैं ना, बाल्टी डोल, एगो में बालू भर दीजिए, एगो में पनिया भर दीजिए, कौन आपको भार ज्यादा लगेगा? बालू वाला लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि बालू का घनत्व यानी ठोस का घनत्व ज्यादा है, जबकि द्रव का घनत्व कम है। समझ में आ रही बात है? तो घनत्व समझ गए, तो द्रव का घनत्व होता है लेकिन उससे थोड़ा सा कम। आगे है द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो द्रव का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है ना, वो सामान्यतः नीचे होता है। किससे? ठोस से। जैसे अगर ठोस मान लीजिए 100 डिग्री पर अगर उबलेगा गलेगा, तो द्रव जो होगा वो 50 पर उबलेगा या गलेगा। नहीं, जैसे कल हम लोग लोहा के बारे में पढ़े थे कि 2600 डिग्री तापमान देंगे तब वो गलेगा, लेकिन कोई भी द्रव को आप ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री दीजिएगा, वो उबलने लगेगा, जलने गलने लगेगा, नहीं गलने लगेगा। जैसे पानी को देखिए ना, पानी तो सामान्यतः 20 डिग्री 25 डिग्री पर तो सामान्य अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे उसको हम लोग तन का तापमान बढ़ाते हैं, 40 करते हैं, 50 करते हैं, तो क्या होती है? वो उबलने लगती है, भाप बनने लगती है। और 100 कर देते हैं तो वो खदकने क्वथनांक हो जाता है, नहीं हो जाता है। यानी पानी का हमने पढ़ा था कल क्वथनांक कितने बारे में? 100 डिग्री। पानी का क्वथनांक कितना? गलनांक कितना होता है बर्फ का? तो 0 डिग्री। कल हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में। क्लियर हो गया? तो क्वथनांक द्रव्यनांक कितना? 0, और क्वथनांक कितना? 100 होता है। अब जानते हैं इसी चीज का उपयोग हम लोग पानी को सेकने में भी करते हैं। कभी तेल से कोई सेकाई किया है? किसी को देखे हैं तेल से सिकाई करते हुए? कभी सोचे हैं आपके ऐसा क्यों होता है? कोई तेल से सिकाई करते देखे हैं? नहीं करते, हम लोग पानी से सिकाई करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए इसका कारण है, पहला तो तेल जो है वो क्या होता है कि जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। क्या? दूसरी नंबर अगर शरीर पर पड़ता है तो ज्यादा जलन देती है। लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो आप उसकी सेकाई में प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उसके द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं आगे। संपीडिता लिखा गया, थोड़ा सा गलती यहाँ पर, संपीडिता होगा, संपीडिता। चलिए, संपीड़ता यानी कि संपीड़ता का मतलब होता है दबाना। संपीड़ता का मतलब कल हम लोग इसके फिगर से देखे थे, नहीं? दबाना। जैसे एक सिरिंज है, नहीं, सिरिंज में हवा नहीं है तब दबिए, सॉरी हवा है तब दबिए तो पुश से दबा जाएगा। पनिया भर के, दवा भर के तब दाबिए तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें में बालू भर दीजिए, मिट्टी भर दीजिए तब दाबिए तो पूरा दाबना होगा, नहीं दाबना होगा, तब धीरे धीरे तनका से ना निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि ठोस का संपीड्य बहुत ज्यादा होती है, लेकिन द्रव का संपीड़ता क्या होती है? उससे कम होती है। नहीं, जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये कमरा है, पूरा कमरा में हम चीनी भर दिए, पूरा एकदम खोल करके बोरा ढल्ला भर दिए। अब आपको बीच में बिठा दिया जाए और दबाया जाए, दबेगा आपसे? नहीं दबेगा। लेकिन पानी अगर ये कमरे में भर जाए और तब आपको दबाना होगा तो आप दबा सकते हैं, नहीं? जैसे पानी हम लोग तैरते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करके हम लोग ऐसे ऐसे करके नहीं मारता है, देखा ना तैरते हुए? तो पानी को हम लोग दबा सकते हैं ना, क्योंकि जितना हमारी पंजा है उसके सामने हम पानी को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। लेकिन वहीं पर मान लीजिए वही तालाब में अगर ईंट भर दिया जाए, बालू भर दिया जाए, चीनी भर दिया जाए तालाब में, और तब हमको तैरने के लिए कहिएगा तो हो जाए? दबाएगा वो बालुआ? नहीं दबाएगा जी। यानी संपीड़न का मतलब क्या है? दबाना। तो द्रव की यानी किसको, द्रव का जो संपीड़ता होती है वो ठोस से क्या होती है? कम होती है। यानी उसको आसानी से दबाया जा सकता है, थोड़ा सा प्रेस लगाने के बाद। लेकिन ठोस को नहीं दबाया जा सकता, ठोस को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन द्रव में कम। आगे है बहाव। तो द्रव में तो बहाव होता है भाई मेरे। आप द्रव को लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और छोड़ दीजिए तो क्या देखिएगा आप? चल मारेगी अपना तरफ, नहीं, जिधर ढुलान होगी उधर 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 जा रही है। तब बहाव होता है, ठोस में बहाव होता है। एक बोरा चीनी लाइए, एक किलो चीनी लाइए, खुल गया, छोड़ दीजिए, गिर गया तो गिरल रहेगी, वहां से जाएगी नहीं कहीं। लेकिन थोड़ा सा पानी लीजिए, दूध लीजिए, गिर गई, क्या होगी? वो बह रहा है, ये जा रही है अपना सीधे धर ली लाइन, है कि नहीं? जिधर ढलान होगी उधर तरफ जाएगी, यानी बहाव उसी को कहते हैं। तो क्या द्रव में बहाव होता है? तो हाँ, बहाव होता है, द्रव में बहाव तो होता है, वो तो बहती है। चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे चलेंगे। विसरण। तो द्रव में विसरण होता है, द्रव में विसरण होता है लेकिन कम मात्रा में। विसरण का मतलब होता है घुलना मिलना, तो उसमें भी विसरण क्या होती है? पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब आगे चलेंगे। जैसे हमने कल बताया था कि पानी लीजिए, उसमें नमक मिलाइए, क्या घुल जाएगी? हाँ घुल जाएगी। मिल गई,
दूसरा लीजिए, पानी लीजिए और दूध लीजिए, क्या वो मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। नहीं, यानी विसरण होता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन विसरण हो जाता है, घुल मिल जाती है। तो विसरण होता है, तो हाँ लिखिएगा द्रव में विसरण होता है। जैसे दूध में पानी मिला दीजिए, मिल गई। उसी तरह से दूध में नमक मिला दीजिए, मिल जाएगी। दूध में और कोई चीज मिला दीजिए, मिल जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि द्रव में विसरण होता है। किसी को दिक्कत? अब चलते हैं द्रव का संकुंचन या प्रसार। संकुंचन का मतलब सिकुड़ना, यानी जमना उसको कहिए। इसको आप क्या कह सकते हैं? जमना कह सकते हैं। यानी कि द्रव में कोई भी द्रव है और उसके तापमान को आप निकाल लीजिए, खींच लीजिए, तो क्या हो जाएगी? वो जम जाएगी। जैसे फ्रिज में एक कटोरा पानी रख करके छोड़ दीजिए, तो अभी तापमान कितना है आपके यहाँ का? 15 डिग्री है, 20 डिग्री होगा, चलिए बहुत सुंदर है, या ज्यादा ज्यादा 35-40 होगा। क्लियर? मान लीजिए अभी अभी 40 से कम नहीं होगा अपने यहाँ का। सामान्यतः 1 से लेकर के 50-60 तक रहता है। हमारी पानी जो है द्रव अवस्था में रहती है, नहीं रहती है? तो द्रव अवस्था में अभी उसको फ्रिज में रख दीजिए, रख दिए, फ्रिज चालू कर दीजिए। अब उसके तापमान को आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगी? ठोस रूप में आ जाएगी। यानी उसके तापमान को कम कर देने से वो क्या हो जाती है? जम जाती है। तो यही है जमना। जमना समझ गए ना? तो द्रव का जमना किसे कहते हैं, समझ गए? किसी को दिक्कत? अब ये प्रसार का मतलब हुआ फैलना, यानी इसको कह सकते हैं वाष्पन। वाष्पन। जैसे मान लीजिए द्रव है, उसको चूल्हे पर रख दीजिए, थोड़ा सा उष्मा दीजिए, क्या देखिएगा आप? तो द्रव के ऊपर ना एक हल्का हल्का गैस निकलना शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती है? यही है वाष्पन। यानी कि द्रव जो है वो अपने अणुओं में टूट जाती है। इस टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? वाष्पन। द्रव अपने अणुओं में टूट जाती है, टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्पन कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए, तो वाष्पन समझ गए। अब देखिए, वाष्पन की क्रिया ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी वाष्पन की क्रिया हमारे शरीर से भी होती है, पेड़ पौधों से भी होती है कि नहीं? और वाष्पन की क्रिया हमारे लिए बहुत फायदेदायक भी है। कैसे है समझिएगा। सबसे पहले समझिए, वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? क्या बात है, नींद गा रहे हैं? सही से बैठिए ना सीधा होकर, गाल पर हाथ रखिएगा तो अपने नींद आएगा। हाँ चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, सो समझिए। तो पहला कारक है द्रव का तापमान। वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 क्या है? द्रव का तापमान। अच्छा अभी बताइए, जाड़े के दिन में पानी गर्म करते हैं और गर्मी के दिन में गर्म करते हैं, तो कौन जल्दी गर्म होता है? इसका मतलब है कि गर्मी के दिन में जो हमारी जल है, इसका तापमान अभी 30 डिग्री होगा मान लीजिए, नहीं? लेकिन जाड़े के दिन में जो जल है उसका तापमान रहता है 2 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, नहीं रहता जी? तो अब इसको वाष्पित करने के लिए हमको 45 डिग्री तापमान चाहिए, और इसको वाष्पित करने के लिए मान लीजिए 15 ही डिग्री चाहिए, नहीं? तो कौन पहले होगा प्रभावित? पहले वो वाला होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जल के तापमान हमारी जल की तापमान जो है ना, यानी द्रव का तापमान हमारी वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करती। किसी को दिक्कत? कोई पूछे वाष्पन की क्रिया को कौन प्रभावित करता है? तो नंबर 1 द्रव का तापमान। द्रव का तापमान। चलिए दूसरा प्रभावित करते हैं। द्रव का तापमान तो हो गया। द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। हमारे द्रव के तापमान को कौन प्रभावित करते हैं? द्रव की प्रकृति। नहीं समझे बात को? देखिए, अगर शुद्ध जल रहेगा तो आपको 100 डिग्री पर ही उबलेगी, लेकिन अगर अशुद्ध कर दीजिएगा, उसको कुछ मिला दीजिए ओकरे में, तो या तो वो पहले गर्म होगी या बाद में गर्म होगी। ये एक सा पर नहीं रहेगा। 100 से पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। समझ में आई बातें? तो द्रव की प्रकृति निर्भर करती है ना। चलिए दूसरा, द्रव है मान लीजिए तेल, अब पानी, अब कौन गर्म होगा पहले? गर्म तेल होगा पहले कि पानी? तेल होगा। यानी कि द्रव की प्रकृति प्रभावित कर रही है, नहीं? जबकि दोनों द्रव है, तो एगो को तेल को गर्म करिएगा तो जल्दी उबलने लगेगी, छनाने लगेगी, एगो पनिया तो सुबह करेगी तब तक, क्या जी? यानी कहने का अर्थ है कि द्रव की प्रकृति हमारी वाष्पन को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। किसी को दिक्कत? अब आगे चलेंगे। तीसरा है
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नहीं समझे बात को। जैसे आप कोई बर्तन लीजिए गर्म करने के लिए, तो कोई व्यक्ति क्या किया है, एक बर्तन लिया है और ऐसा मुंह वाला लिया है, एक मुंह को बंद कर दिया, आय में पानी गर्म कर रहा है। आ एक आदमी है ऐसा प्रात ले लिया है, ऐसा नादी सनक आ ई में गर्म कर रहा है। तो बताइए कौन जल्दी गर्म होगा, ई वाला गर्म होगा कि वाला? काहे लगी? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो उष्मा इसमें एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो ये धीरे धीरे गर्म होगी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाहरों भाग जा रही है। क्लियर, समझ में आई बात है? तो ये पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, इसका जो जगह है, ये हमारी क्या कर रही है, वाष्पन की क्रिया को प्रभावित कर रही है। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलेंगे। वायु का वेग, चौथा नंबर क्या हमारी है, वायु का वेग। हमारी वाष्पन की क्रिया को वायु का वेग कहेगा। सर हम समझे नहीं। समझिए, कभी देखे होंगे आप लोग कि कहीं यात्रा में गए होंगे बड़ी बड़ी लंबी दूरी में, तो ड्राइवर साहब अपना कपड़ा स्नान करने के बाद वो आईने में बगल में क्या कर लेते हैं, टांग लेते हैं। देखे है ना, ट्रक उरक पर देखिएगा ड्राइवर आर को कपड़ा को रहता है, लुंगी गमछा जो भी होता है, पैंट गंजी, उसको टांग देता है, हवा में तुरंत क्या हो जाता है, सूख जाता है। अपने यहाँ भी जब जाते हैं हम लोग मृतक को घाट पर पहुंचाने के लिए गंगा किनारे, तो वहाँ जो कपड़ा लोग स्नान करता है तो अपना धो करके क्या करता है, बस में कहीं पर टांग देता है, हवा चलता है कि वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। या गर्मी के दिनों में भी कपड़ा का अगर आपको मान लीजिए मतलब हवा तेज चलेगी तो जल्दी सूखेगी, लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो जल्दी नहीं सूखेगी। यानी हमारी वाष्पन को कौन प्रभावित करता है, वायु का वेग। हवा तेज चलेगी तो वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी, अगर हवा कम चलेगी तो वाष्पन की क्रिया कम होगी। समझ में आई बात है? इसी तरह से है आर्द्रता। आर्द्रता हमारी, आर्द्रता वाष्पन की क्रिया को प्रभावित कौन करता है भाई, आर्द्रता। मतलब नहीं समझे? जैसे देखिए गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है ना, और ठंडा के दिन में देरी लगता है ना सूखने में, क्या? अगर हाँ जल्दी सूखबे नहीं करता है क्या? अब मोटा कपड़ा रह जाए तो 3 दिन तक कम से कम लगबे करेगा। आ गर्मी के दिनों में धो करके पहन लीजिए, आज सर्जिकन चलिए कि बस तब तक वो सूख जाएगा। अच्छा ऐसा काहे होता है, हम नहीं समझते हैं। देखिए इसका मेन कारण है आर्द्रता। अभी वायुमंडल में ना, यानी हमारे आसपास के जो चारों हवाएं हैं, इसमें जल की बूंदे नहीं है। जल की बूंदे, तो हमारे कपड़ा वाला जल की बूंद को ना वो खींच लेता है, खींच लेता है तो निकल गया बाहर। समझ में? लेकिन जाड़े के दिनों में तो ओस गिरती रहती है नहीं, तो हमारे वायुमंडल में तुम चारों तरफ नमी बनल रहता है, यानी आर्द्रता बनी रहती है। तो ओकरा अपने आर्द्रता है तो हमरा से काहे खींचेगा क्या? जब उसके पास अपना आर्द्रता है ही वायु को, तो हमसे क्यों लेगा? धीरे धीरे अपना खींचता है क्या? आज जब गर्मी के दिनों में आर्द्रता तो उसको है ही नहीं, माने उसके पास नमी है ही नहीं है, पानी के बूंदे है ही नहीं है, तो हमरे में से वो खींच खींच के अपन प्यास बुझाते रहता है। समझ में आई बातें? इसलिए गर्मी में जल्दी सूखता है, अजारे में देर लगती है, नहीं लगती है। यानी कहने का अर्थ है वाष्पन की क्रिया को कौन प्रभावित करेगा, आर्द्रता। इसके अलावे वाष्पन की क्रिया को और सारे कारक भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में है, पहला है द्रव की प्रकृति, दूसरा है द्रव का तापमान, तीसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग और आर्द्रता। किसी को दिक्कत? चलिए वाष्पन समझ गए किसे कहते हैं, यानी हमारे जल जो है वह वाष्प के रूप में क्या होती है, बाहर निकलते रहती है, वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहती है, तो इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पन। अच्छा एक चीज और कभी कभी पूछता है कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये तो बता दिए। अब वाष्पन की क्रिया से ठंडक अनुभूति होती है, इसके बारे में बताइए। मतलब नहीं समझे? और एक उदाहरण समझाते हैं। कभी आइसक्रीम खाए हैं बर्फ, जो अपने यहाँ भी शायद 2 रुपया या 5 रुपया मिलता है, पहले हम लोग 10 पैसा में खाते थे, लकड़ी भोकल रहता था, मलाई बर्फ नहीं, इतना वो रहता है, चौरासन के रहता है बर्फ, करके खाता है कि नहीं खाता है, ऐसे करके चुस चुस के उसको खाता है, क्या सब आदमी खाते हैं? अच्छा वो कितना में भी देता है, 2 रुपया में देता है। अच्छा कभी आप उसको छू के देखें हाथ से ऐसे करके, कैसा लगता है आपको? ठंडक की अनुभूति होती है, क्यों होती है? चलिए
दूसरा नंबर, कभी आप ये भी महसूस किए होंगे कि खूब गर्मी में पसीने में तरबतर होते हैं, आप किसी पेड़ के पास चले जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपको ठंडक की अनुभूति होती है। पे अटेंशन, हाँ, ठंडक की अनुभूति होती है। या कभी देखिएगा कि वो घैला का पानी जो है, मिट्टी का घड़ा का पानी आपको ठंडा लगेगा, ओकरे बगल में एगो रख दीजिए तनिका हटा करके दूर बना के, एगो रख दीजिए क्या कहते हैं उसको, स्टील का घड़ा, ओकरे में पानी भर के रख दीजिए, तो वो आपको गर्म महसूस होगा। वैसे ही आसपास में ही रखिए, लेकिन आपको देखिएगा कि मिट्टी वाला घड़ा का पानी ठंडा होता है, जबकि उसका पानी गर्म होता है। भाई क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकते हैं हमें? देखिए, जो वाष्पन की क्रिया है ना, उससे ठंडक की अनुभूति होती है। गर्मी के दिनों में लोग को सेंट छिड़ते हुए देखे होंगे ज्यादा करके, क्या इसका कारण भी है? देखिए क्या कारण है, सबको हम लोग क्लियर करेंगे। पहले, जैसे मान लीजिए हम पसीने से तरबतर होते हैं पूरा एकदम गर्मी से, तो हमारे शरीर में बहुत सारे छिद्र हैं, पूरा बॉडी में पूरा छिद्र छिद्र है, ठीक है? इस छिद्र से ना जल निकलते रहती है, जल निकलते रहती है, क्लियर? तो गर्मी के दिनों में ज्यादा निकलती है, ठंड के दिनों में नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ठंड में तो वायुमंडल में अपने नमी है, तो हमरा नमी काहे ला उलेगा, आ गर्मी में ओकरा कम जाता है तो हमरा में से खींचने लगता है, खींचने लगता है। क्या? अब मान लीजिए हम पसीने से तरबतर हैं, अब एक जगह जाकर के हम बैठ गए, क्या? तो आराम से जब हम बैठ जाते हैं ना, तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं, सपोज दैट, समझिए, हो गया? ठीक है, चलिए सुनिए ना, अब बैठ गए हम लोग, तो अब हमारे शरीर में जो जल की बूंदे हैं, ये जल की बूंदे हमारे आसपास क्या हो गई, फैल गई, फैल गई। तो यहाँ का तापमान जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। हमारे आसपास का तापमान क्या हो गया, क्योंकि हमारे शरीर से जो जल निकली वो हमारे वायुमंडल में क्या हो गई, फैल गई। तो शरीर का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात इसीलिए हमें ठंडक की अनुभूति होने लगती, समझे? पसीने से तरबतर है, कहाँ चले गए हम, पेड़ के पास, किसी आसपास में बैठ गए आराम से, तो जहां हम बैठेंगे तो हमारे शरीर का जो जल की बूंद है वो हमारे चारों तरफ आकर के क्या हो जाएगी, इससे फैल जाएगी, तो धीरे धीरे हमको क्या महसूस होगी, ठंडक की अनुभूति। किसी को दिक्कत? चलिए दूसरा आप रखिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे देखिए, सुनिएगा, एक एक सतह लीजिए, मान लीजिए एक घैला यहां रख दीजिए, मिट्टी का ही घड़ा है, और एक और घड़ा लीजिए जो एल्यूमिनियम का है, हो गया? अब इसमें पानी भर दीजिए, इसमें भी पानी भर दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आपका ये पानी ठंडा नजर आएगी, लेकिन ये पानी क्या लगेगी, गर्म लगेगी। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, इसके क्या है ना, मिट्टी के कण है, तो मिट्टी के कणों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी क्या रहती है, रिक्त स्थान रहती है, जिससे पानियां ना रिश्ते रहती है, 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 और ये वायुमंडल में फैलती जाती है। तो धीरे धीरे इस आसपास के वायुमंडल में पनिया क्या हो गई, फैल गई, तो वहां का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए ठंडक की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में कोई तो छिद्र है नहीं, तो पानी वाष्पित हुआ नहीं, जिसके कारण ये पूरा बॉडी क्या हो गया, गर्म हो गया, और धीरे धीरे पनिया क्या हो गई, गर्म हो गई। समझ में आई बात है? इसी तरह से गर्मी के दिनों में हम लोग सेंट छींटते हैं तो ठंडक की अनुभूति होती है। इसका कारण है, जब सेंट छीटेंगे हम लोग, वो ना क्या करती है ना, वायुमंडल से नमी को खींचती है, उस सेंट जो है नमी को क्या करती है, खींचती है, आकर्षित करती है। तो अब हम यहाँ पर सेंट छीटे हुए हैं, तो हमारे तरफ चारों तरफ से क्या होगा, आकर्षण होगा, तब पसीना हमको कम चलेगा, ठंडक की अनुभूति होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत सुंदर। तो आप लोग पढ़ रहे थे कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, कोई दिक्कत? कथनांक और द्रव्यनांक समझ गए सब, ये सब क्लियर हो गया है। अब आगे चलेंगे, हम लोग गैस के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो गैस के भौतिक गुण क्या क्या है, सुनिएगा। नंबर एक, आकार और आयतन। तो याद रखेंगे, गैस के जो आकार और आयतन होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, ये क्या हुआ भाई, अच्छा ब्रश पर चल गया था इसीलिए ना, हाँ चलिए। तो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी कहने का अर्थ है
देखिए एक डब्बा लीजिए, डब्बा 1 लीटर चीनी दीजिए तो वो अपना पेंदी में बैठल रहेगी, कोई दिक्कत। पानी दिए तो उसका आयतन वही रहेगा, आकार डब्बा वाला हो जाएगा। लेकिन एक डब्बे में चाहे वो डब्बा 25 लीटर का हो या 5 लीटर का हो, उसमें 1 लीटर गैस भरिए, पूरे डब्बे में फैलल रहेगा, पूरा डब्बा में फैलल रहेगा। समझ में आई बातें? यानी वो पूरा 1 ही लीटर पूरे डब्बे को घेर लेता है। ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही ओकरे आयतन निश्चित है। गैस का ना आकार निश्चित ना ही, तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। लेकिन गैस में आकार और आयतन दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब आगे घनत्व, तो गैस का घनत्व बहुत कम होता है, यानी उसमें ना वजन बहुत ही कम होता है। कोई दिक्कत? गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम होता है। कोई दिक्कत? जैसे देखिए एक उदाहरण लीजिए, वो सिलेंडर देखे हैं, सिलेंडर घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं, उतनी बड़ी वो सिलेंडर लीजिए, ओकरे में कोई बालू मिट्टी भर के देखिए तो आपको ज्यादा वजन लगेगी। उसी में पानी भर के देखिए तो वो भी आपको ज्यादा नजर आएगी, है कि नहीं? लेकिन उसी में गैस रहता है तो कितना रहता है? मात्र 15 लीटर रहता है, 15 लीटर रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि उसका वजन, जबकि वो भी द्रवीभूत है, इसीलिए वो भी द्रवीभूत है। अगर केवल गैस भरा जाए तो वो आपको बहुत कम लगेगा, 1 किलो 2 किलो में भर जाएगा पूरा। समझ रहे ना? तो द्रवीभूत होने के कारण वो ज्यादा वजनदार थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी गैस का घनत्व जो ना बहुत ही कम होता है। किसी को दिक्कत? चलिए अब द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो द्रव के द्रव्यनांक और क्वथनांक बड़ा ही निम्न होता है, तुरंत उबलने लगेगी, तुरंत गलने लगेगी, है कि नहीं? ठोस में ज्यादा तापमान चाहिए, द्रव में उससे कम चाहिए, लेकिन गैस में बहुत ही कम, एकदम थोड़ा सा दीजिएगा तुरंत उबल जाएगी, है कि नहीं? यानी कि गैस का द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अब आगे संपीड्यता, यानी कि गैस को ना आसानी से संपीडित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। जैसे अभी सिरिंज में देखे, सिरिंज में बालू भरिए, पुश करिए, होगा? पानी भरिए, होगा? हाँ होगा, लेकिन तनी से ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन गैस अगर भर दीजिए तब पुछ 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 निकलते जाएगा, नहीं निकलते जाएगा, उसमें कोनो प्रेस करने की जरूरत नहीं। तो यानी संपीड़ता, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। बहाव, गैस में बहाव होता है तो एक अणुओं के बीच में तो आकर्षण बिल्कुल नहीं होता है। द्रव में तो थोड़ा सा होता भी है अणुओं के बीच में आकर्षण बल, लेकिन गैस में तो आकर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होता है, एकदम स्वतंत्र होता है, उड़ते रहेगा फुर 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 फुर। जैसे मान लीजिए सिलेंडर रख दीजिए, मान लीजिए, तो गैस रहेगा पूरा में से, एरा बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है। ठोस में तो सटा सटा रहता है, चित्र देखे थे हम लोग, पढ़े थे, लेकिन गैस में बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी उसमें बहाव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए उष्मा और ठंडक का प्रभाव तो गैस पर पड़ता है, उष्मा और ठंडक का प्रभाव पड़ता है। अगर उसको उष्मा दीजिएगा तो फैलेगी, उष्मा दीजिएगा तो वो फैलेगी, अगर ठंडा करिएगा तो सिकुड़ेगी, है ना? जैसे देखिए गर्मी के दिनों में सब आदमी साइकिल से गए थे स्कूल, क्या है कि नहीं? और वहां पर जफर का साइकिल लगा हुआ था, एक बार ब्राम किया, खूब हंस रहा था जफर, हाँ हाँ साइकिल फूटा, है कि नहीं? अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जब जफर बाहर निकला था, देखा अरे बा हमारे साइकिल की आवाज हो गई, अरे भाई ये क्या हुआ? क्या हुआ? सोचिए सोचिए सोचिए। इसका मेन कारण क्या था मेरे भाई? कि उसके अंदर की जो हवाएं थी, गर्म होने के बाद क्या होने लगी? फैलने लगी। गर्म होने के बाद क्या होने लगी? फैलने लगी, जिसके कारण फैलाव के कारण वो अपनी जगह को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गया। समझ रहे ना बात को? यानी वह बाहर निकलने, जहां कमजोर परत थी वहां फाड़ करके वो बाहर निकल गया। यानी कहने का अर्थ है कि गैस में उष्मा दीजिएगा फैलाव होगी, ठंडा करिएगा सिकुड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि गैस में उष्मा और तापमान का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अब चलिए, अब गैसों में विसरण की क्रिया थोड़ा देख लेते हैं। विसरण, तो अरे भाई विसरण तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे पहले घुलेगा मिलेगा क्या? अब 3 गो ले लीजिए, एगो ले लीजिए यहाँ पर चीनी ले लीजिए, यहाँ पर पानी ले लीजिए, यहाँ पर गैस ले लीजिए, है कि नहीं? इसमें थोड़ा सा कोई गंध छोड़िए, इसमें थोड़ा सा कोई गंध छोड़िए, इसमें गंध छोड़िए, कौन पहले आपके पहुंचेगा? गैस वाला। यानी उसमें घुलने मिलने की क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा है। और खास करके गर्मी में तो और गर्म ज्यादा रहेगी तो ज्यादा घुलेगी मिलेगी नहीं, इसीलिए ना गर्म खाद्य पदार्थ की गंध दूर तक जाती है और ठंडा खाद्य पदार्थ की गंध दूर तक क्या? जैसे हम एक जगह थे बैठे हुए,
चावल जब उतरा तो पूरा गमगमा दिया पूरा रूम को। नहीं देखे ना, चावल का एक अलग सुगंध होती है। अभी अच्छा वाला ब्रांड वाला अगर हो तो कम से कम ज्यादा सुगंधित होती है। मन कर जाएगा तनी दू खरचुल हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या जी? थोड़ा तो खाने के चक्कर लगल रहता है। चलिए, क्या पेड़ा खिलाएंगे? पेड़ा तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये क्या है, इसमें विसरण की क्रिया क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन द्रव और गैस में विसरण की क्रिया, सॉरी, ठोस और द्रव में होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। लेकिन गैस में विसरण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। गैसों का संघनन। गैसों का संघनन का मतलब होता है गैसों का जमना। गैसों का, क्या गैस जमते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जमेंगे। जैसे अभी आप पढ़े थे कि पानी यानी द्रव जो है उसको गर्म करेंगे तो क्या में बदल जाएगी? वो पानी को अगर गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि जल बनी होती है दो चीजों का, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगी? लेकिन वही गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर फिर से संघनित कर देंगे, जमा देंगे, कम कर देंगे तो वो फिर से जम जाएगी। समझ रहे ना? और फिर से बर्फ बन जाएगी। बर्फ को और उसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी? नहीं, पहले तो जल बनेगी और जल को और ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बनेगी। यानी कहने का अर्थ है कि गैस को संघनित किया जा सकता। किसी को दिक्कत? चलिए इतना समझ गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक गैसों के क्या गुण के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ठोस, द्रव और गैस में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ऐसे आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखिए, हम यहीं से चित्र से ही समझाते हैं। ये हमारे पास एक पदार्थ है, ठोस है। चलिए एक लीजिए और एक लीजिए। चलिए पहली वाली क्या है हमारी? ठोस। दूसरी वाली क्या है? और तीसरी वाली क्या है? अब ये दोनों में क्या अंतर है बताइए? तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव के आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। हो गया। अब इसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। एक अंतर समझ गए? चलिए दूसरा अंतर, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है, और गैस का घनत्व उससे भी। हो गया क्लियर? तीसरा, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होते हैं, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होते हैं, और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बिल्कुल होते ही नहीं है। एक रात दोनों को तो तनिए तनी होता भी है, ये दोनों को इसको तो साफे नहीं रहता है कि नहीं? आगे, ठोस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान कम होते हैं, द्रव में रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं, और गैस में बहुत ज्यादा होते हैं रिक्त स्थान। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, दबाना, द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है, और गैस को आसानी से किया जा सकता है। अंतर समझ रहा है ना? ठोस के द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं, द्रव के निम्न होते हैं, और गैस के द्रव्यमान और क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कोई दिक्कत? ठोस में बहाव नहीं होता है, द्रव और गैस में बहाव होते हैं। तो अंतर समझ में आ रही बात ना? तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस में अंतर समझ गए हम लोग। क्लियर? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, कल देखेंगे वीडियो का शेष भाग, यानी पूरा कल हम लोग क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ सीख मिला हो, अपने मित्रों को शेयर करिए कि हम भी सीखें सर से, आप भी कुछ सीखिए। विशेष जय हिंद, जय भारत।